नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज एक वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो 2.0 आने वाली है उसी से संबंधित है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के कोई भी वर्ग का आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है बिहार बोर्ड के जो हिंदी के पाठ्यक्रम हैं वर्ग 10 के, उसके कक्षा में गोधूरी जो पुस्तक लगी हुई है भाग 2, उसी को हम लोग पदखंड देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में जो है गोधूरी भाग 2 का जो है गद्य खंड देखे थे, इसमें हम लोग पदखंड देखने वाले हैं जो वर्ग 10 में लगी हुई है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पदखंड गोधूरी भाग 2 कक्षा 10, इसमें हम लोग जो है गोधूरी भाग 2 का जो कक्षा 10 में पुस्तक लगी हुई है हिंदी का, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग उसके पदखंड को देखेंगे, यानी कविता और दोहे वाले सेक्शन को हम लोग इसमें देखने वाले हैं, क्योंकि कहानी, निबंध आदि जो सेक्शन गद्य खंड का होता है उसको हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इसमें हम लोग जो है कविता से संबंधित चीज़ें को देखेंगे। अगर आप लोग इसका PDF पाना चाहते हैं तो 249 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवा दें, ताकि अभी तक जितने क्लास हुए हैं और जितने होंगे सारे का जो है नोट्स PDF रूप में आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। तो आप लोग मेरे नंबर पे फ़ोनपे या गूगल पे करके रजिस्ट्रेशन करवा कर जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला जो अध्याय है वो उसमें जो है गुरु नानक के जो है पद लगाए हुए हैं, तो उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कवि परिचय देखते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम में जेरा लाहौर में हुआ था। सन 1539 में अपने प्राण त्यागे दिए, यानी इनकी मृत्यु 1539 में होता है। ये निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक हैं। प्रमुख रचनाएं हैं जपू जी, आशा दीवार आदि। इनकी वाणियों का संकलन जो है गुरु ग्रंथ साहिबा में किया गया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए उनके जो पद हैं उसको हम लोग देखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये चीज़ें को जो संकलित किया गया है, आपको जो परीक्षा में पूछे जाएंगे वही चीज़ों को यहाँ समाहित किया गया है, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम अच्छे से निकल सके। जो भी क्वेश्चन यहाँ से बने सभी का आंसर आप लोग दे सकें। तो मैंने परीक्षा को ध्यान में रखकर इसे बनाया है ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। तो देखिए, सबसे पहला जो दोहा पढ़ना है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ये जो पढ़ना है उसी को हम लोग देखते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खाबे बिखु बोरे, बिनु नाबे निहफरु मटी भरमना। पुस्तक पाठ व्याकरण भाखनय, संध्या कर्म निकार करे, बिनु गुर शबद मुकत कहीं बात प्राणी, राम नाम बिनु अरुझय मरे। दंड कमंडल शिखा सूत, धोती तीरथ गमनु अति भरमनु करे। राम नाम बिनु शांति ने आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी पड़े। जटा मुकुट तन भसम जगाई, वसन छोरी तन नगन भया। जेते जिया तंत जर थर महियर, जत्र तत्र तू सरब जिया। गुरु प्रसादे राख रे, जन को हरि रस नानक झोरी पिया। अगला जो है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये पंक्ति को पढ़ना है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरुभा नहीं जाके। कंचन माटी जाने, नहीं निदा नहीं अस्तुति जाके। रोभ मोह अभिमाना, हरस शोकते रहे नियारो, नहीं मान अपमाना। आशा मनसा सकर त्याग के, जगजे रहे निराशा। काम क्रोध जेहि परसे नहिन, तेहि घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जेहि नर पै किन्हीं, तिन्ह यह जुगति पछानी। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। नानक रियो भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी। इसको देख लेते हैं। इसमें जो है प्रथम पद में बाहरी जो वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है, क्योंकि नाम कीर्तन की ही सच्ची अस्थायी शांति देकर व्यक्ति को इस सुखमय जीवन के पार पहुंचा पाता है।
द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देता है। इस जो पद है उसके रचनाकार गुरु गोविंद नानक हैं, गुरु जो है नानक हैं। आपको पता होना चाहिए इस पद के रचनाकार गुरु नानक हैं। तो ये पद को आपको 2-4 बार देखना होगा, PDF आपको दे दिया जाएगा, 2-4 बार इसे देख दीजिएगा तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि पंक्तियाँ यहाँ से पूछ देता है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा ताकि समझ में आ सके। पंक्तियों को हम लोग जो है शॉर्ट में निकालने का जो है संक्षिप्त में यहाँ प्रस्तुत करने का जो है निर्णय लिया है, क्योंकि अगर विस्तार में पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और हम लोगों के पास समय बहुत कम है। तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें को हम लोगों को देखना है। तो हाँ, पंक्ति जो है छोटा उसको मैंने पूरा समाहित किया है और उसका जो है भावार्थ निकाल कर संक्षिप्त में प्रस्तुत किया है, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि कहना क्या चाह रहा है। चलिए दूसरा अध्याय देखते हैं। दोहा और सवैया है। इस जो है रसखान का है, आपको पता होना चाहिए। भक्तिकालीन कवि रसखान के जीवन के संबंध में सही जानकारी नहीं मिलता है। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम वाटिका और सुजान रसखान है। प्रेम वाटिका में जो है प्रेम निरूपण और सुजान रसखान में कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। अब जो है हम लोग इनकी जो रचना है उसको देख लेते हैं। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दूँ मारी मरिंद द्वंद, मोहन छवि रस चखाने रखी, अब दीर्घ अपने नाही, अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाहे, मोमन मानिक रह गयो चीतय चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं परि फेर के फंद, प्रीतम निंद किशोर जा दिन ते नहीं रगियो, मन पावन चितचोर परक ओट नहीं करी सको। तो ये जो बंद है, पहला बंद है। दूसरा बंद इनका पढ़ना है। करीर के कुंजन ऊपर बारह, यह रटकुई अरु कमरिया पर, राज तिहुपुर की तजी डारव, अठहूँ सिद्धि नवनिधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारव, रस खनि कबव इन आखिन सौ, ब्रज के बनबाग तराग निहारव, कोटिक रव करधौत के धाम करीर के कुंजन ऊपर बारव। यहाँ जो है रसखान ने राधा कृष्ण के प्रेममय जो जुगल रूप का बड़ा ही मनमोहर रूप चित्रित किया है। इसमें जो है रसखान ने युगल छवि यानी राधा कृष्ण को दोनों एक साथ जो है प्रस्तुत किया है। कवि ने कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व जो है निछावर कर देने की भावमयी विदग्धता मुखरित किया है। यानी यहाँ जो इस पद के जो रचनाकार है रसखान है, तो रसखान ने जो है कृष्ण के जो है युगल छवि का यहाँ वर्णन किया है और अपने आप को जो है ब्रज और कृष्ण पे सब कुछ जो है निछावर करना चाह रहे हैं। यही इसका भावार्थ है। पंक्ति थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जाना पहचाना रहेगा तो विकल्प रहेगा तो आप लोग अच्छे से आंसर कर सकते हैं। आप लोग जो है दिवाली अच्छा से मना रहे हैं, दीपावली को, दीपोत्सव को। अब छठ आने वाला है तो आप लोग पर्व को देखते हुए समय का जो है मैनेजमेंट करें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे नंबर से हो सके। तीसरा जो अध्याय है सवैया पढ़ना है। इसके रचनाकार जो हैं ऋतिकालीन कवि घनानंद हैं। तो ऋतिकालीन कवि घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास और मृत्यु जो है 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। घनानंद प्रेम की पीड़ के कवि हैं। उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी कोई ऐसा दावा करने वाला ब्रज का दूसरा कभी नहीं हुआ। इनकी प्रमुख रचना है सुजान सागर, बिरह रेरा, रस केरी वर्री आदि। अब जो है इनकी जो पद पढ़ना है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला पद है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, तो उसको हम लोग देखते हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयान पर बाक नहीं, तहाँ साचय चरे तजी आप नौपो, झुकी झुकी कै कपटी जे निशांक नहीं, घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरो आंक नहीं, तुमको धो पाटी पढ़े हो, कहो मन रेहू पै देहू छटाक नहीं। अगला जो बंद है पढ़ना उसको हम लोग देखते हैं। मोह आंसू बान नहीं रे बरसो, पर काजही देह को धरी फिरो, पर जन जथारथ है दरसो,
निधि नीर सुधा की समान, करो सभी विधि सजनता सरसव, घनानंद जीवनदायक हौ कछु, मोरियो पीर हिये परसव, कबहू बा विशासी सुजान के, आंगन मो असुवानेहि रय बरसव। प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है, वहीं द्वितीय जो छंद है मेघ की अतिशयोक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत ही कलात्मक अभिव्यक्ति देता है। घनानंद के इन छंदों से भाषा और अभिव्यक्ति कौशल पर उनके असाधारण अधिकार की भी अभिव्यक्ति होती है। ये जो सवैया है इसके रचनाकार घनानंद हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। चलिए अगले पंक्ति अगले अध्याय जो है उसको हम लोग देखते हैं। अगला जो शीर्षक है स्वदेशी है। इसके रचनाकार जो है प्रेमघन जी यानी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ये वही प्रेमघन है जो भारतेंदु के साथ मिलकर उनके मंडल में रचना करते थे। तो चलिए उनका जीवन परिचय देखते हैं। प्रेमघन जी का जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर में और निधन 1922 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने आनंद कदम्बनी और नागरी निरद पत्रिका का संपादन किया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं भारत सौभाग्य, प्रयाग रागागमन आदि। प्रेमघन सर्वस्व में संस्कृत दोहा का यह गुच्छा स्वदेशी शीर्षक से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो जो दोहा यहाँ प्रस्तुत किया गया है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं स्वदेशी शीर्षक है। सबय विदेशी वस्तु नर, मति रति रीत रखात, भारतीयता कछु नायब, भारत माँ दरसात, मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधौ कहें ये क्रिस्तान। ये जो है पहला और दूसरा बंद है। अब जो है हम लोग अंतिम बंद को देखते हैं 9वां 10वां को, क्योंकि लंबा करेंगे तो चैप्टर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए जो पूछे जाने की संभावना है उसको यहाँ समाहित करके इसे जो है छोटा में किया गया है ताकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सके। जिनसो संभर सकत नहीं तन की, धोती धीरे धीरे, देश प्रबंध करी हिंगे ये बेस, यह कैसी खाम ख्यारी, दास वृत्ति की चाह चाहूँ, दिसी चाहूँ बरन पढ़ारी, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानहूँ बने डफारी। प्रस्तुत दोहों में जो है नवजागरण का स्वर मुखरित हुआ है। इसमें कवि ने देश की चिंता को व्यक्त किया है जो आज भी प्रासंगिक है। यानी उस समय जो देश की चिंता को व्यक्त किया गया था अंग्रेजों के माध्यम से कि अंग्रेज जो है सारी चीज़ों को ध्वस्त और नष्ट कर रहे हैं, उसी तरह आज भी स्थिति नहीं सुधरा है। सिर्फ जो है अंग्रेज की जगह पर अपने ही देशवासी जो हैं देश की स्थिति बदतर कर रहे हैं। यही यहाँ जो है दोहा के माध्यम से जो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने दिखाने का प्रयास किया है। चलिए अगले जो अध्याय है उसको हम लोग देखते हैं। अगला अध्याय है भारत माता ग्रामवासिनी। तो ये रचना जो है बहुत प्रसिद्ध रचना है, इसके रचनाकार भी बहुत प्रसिद्ध हैं। छायावाद के प्रमुख कवि जो स्मितानंद पंत हैं, उनका जन्म 1900 में अड़मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कसौनी उत्तराखंड में हुआ था। 1977 में इनका जो है निधन हो गया। ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी प्रमुख रचना है पररवि नगरम थी, गुंजन युगांत युगवानी ग्राम्या आदि। प्रस्तुत कविता जो है ग्राम्या में संकलित है। यानी भारत माता जो ग्रामवासी कविता है उनकी रचना है ग्राम्या, उसी में संकलित है। तो चलिए इस कविता को देखते हैं और समझते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, इसलिए मैंने पूरा कविता को समाहित किया है ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ सकें। अगर आप लोग ज़्यादा समझना चाहते हैं तो बिहार टेक्स्ट बुक का पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। उसी से मैंने कंटेंट को आपके समय जो है समक्ष प्रस्तुत किया है ताकि आप लोग इसका जो है अध्ययन कर सकें, क्योंकि हम लोगों को परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है, ना कि विद्वान होने के लिए। तो हम लोग परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसी को देख रहे हैं। तो भारत माता जो कविता है उसको देखते हैं। भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फहरा है श्यामर, धूल भरा मैदा सा आंचल, गंगा जमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, भारत माता ग्राम वासनी। दैन्य जरित अपरक नत चितवन, अधरों में चित नीरव रोदन, युग युग के तम से विसन्न मन, वह अपने घर में प्रवासनी, भारत माता ग्राम वासनी। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धछुतिच शोभित निस्त्रजन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतर निवासनी, भारत माता ग्राम वासनी। स्वर्ण सत्स्य पद 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 तर लुंठित, धरती सा
सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन अस्मित, राहु ग्रसित सरहिंदु हासने, भारत माता ग्राम वासने, भारत माता ग्राम वासने, चिंतित भिरकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशने, भारत माता ग्राम वासने, सफर आज उसका तम संयम, पिरा अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरती जन्मन भय भवतम भ्रम जग जननी, जीवन विकासने, भारत माता ग्राम वासने, भारत माता ग्राम वासने। ये जो कविता है इसके रचनाकार प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत हैं, जो छायावाद के 4 स्तंभ में एक जो है महत्वपूर्ण है। यह कविता आधुनिक हिंदी के अतीत गरिमा गान द्वारा अब तक भारत का ऐसा चित्र खींचा था जो ऐतिहासिक चाहे जितना रहा हो, वर्तमान को देखते हुए वास्तविक प्रतीत नहीं होता था। धन वैभव शिक्षा संस्कृति जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ धुंधला और मटमैला दिखाई पड़ता यह देश हमारा वही भारत है जो अतीत में कभी सभ्य सुसंस्कृत ज्ञानी और वैभवशाली रहा था। कभी यहाँ इसी भारत का यथातथ्य चित्र प्रस्तुत करता है, यानी यहाँ अतीत का गुणगान करके भारत की जो वर्तमान दशा है उसको कवि ने चित्रित किया है। तो ये बातें आपको कविता से समझ में आती है। ये कविता को आपको 2-4 बार पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। चलिए अगले अध्याय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। छठा जो अध्याय है जनतंत्र का जन्म कविता है, जिसके रचनाकार महाकवि यानी राष्ट्रकवि जो है दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जो है पीछे भी पढ़ा जा चुका है। बेगूसराय के सिमरिया गांव में जन्म हुआ था 1908 में। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी और उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए जनतंत्र जो कविता है उसको हम लोग देखते हैं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुग उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठराती है, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जारे पारे की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में रगे सांप हो चूस रहें, तब भी ना कभी मुँह खोल दर्द कहने वाले। इसमें जो है वर्तमान दशा को दिखाया गया है। ये जो पहला दूसरा बंद था, अब लोग जो है नीचे से जो 2 बंद है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि लंबी कविता है, अगर पढ़ाने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और हम लोगों के पास समय बहुत कम है चीज़ें को समझनी है। आरती दिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खरिहानों में। कितनी बड़ी बात जो कवि कह रहे हैं आप खुद समझ सकते हैं कि देवता जो है खेतों में खरिहानों में मिलेंगे, तुम आरती के थाली लिए किधर ढूंढ रहे हो। फावड़े और हर राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यहाँ जो है कवि ने जो है भारत की दशा देखकर यहाँ का जो स्थिति है, किसान का जो है महत्ता स्थापित किया है, मजदूर का महत्ता स्थापित किया है। राष्ट्रकवि दिनकर की प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है। सदियों की देशी विदेशी पराधीनताओं के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास करता है, जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है। इस कविता का ऐतिहासिक महत्व है। कविता के रचनाकार राष्ट्रकवि दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर हैं। चलिए अगला हम लोग कविता देखते हैं। आप लोग को जो नोट्स दिया गया है उसका जो है ससमय सही से अध्ययन करें, क्योंकि समय बहुत कम है, तो आप लोग समय निकाल कर चीज़ों को रिविजन करें और प्रैक्टिस सेट को 1-2 बार बनाएं, ताकि आपको क्वेश्चन से रूबरू होने का मौका मिले और उसे समझने का मौका मिले। प्रश्न जो समझ में नहीं आता है उसको 1 से 2 बार पढ़ें ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। 7वां अध्याय जो है हिरोशिमा है। हिरोशिमा कविता है। ये अज्ञेय की रचना है, जिनका जन्म 1911 ईस्वी को कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, किंतु उनका जो मूल निवास है करतारपुर पंजाब था। 1987 में उनका देहांत हो जाता है। उनकी जो है रचना है भग्नदूत, चिंता, इत्यादम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा हरेही, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार
यह कविता सदनीर काव्य संग्रह से लिया गया है। ये चीज़ें आपको देखना होगा। हिरोशिमा इनकी जो कविता है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। एक दिन सहसा सूरज निकला, अज क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। देखिए कितनी मार्मिक कविता है। आप अज्ञेय को जब पढ़ते हैं तो आपको जो है यथार्थ से जो बात होता है और प्रगति का जो है मनोविश्लेषण का जो है आपकी झलक उसकी कविता में दिखाई पड़ता है। अंतिम बंद है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर रखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। इस कविता में आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय भीषिका का चित्रण करने वाली यह है। कविता आतिश की भीषणता मानवीय दुर्घटना का ही साक्ष्य नहीं है, बल्कि आणविक आयुधों की होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति से उपजते संकट की आशंकाओं से भी जुड़ी है। यानी ये जो कविता है द्वितीय विश्व युद्ध में जब हिरोशिमा पे बम गिराया गया था तो ही मानव का जो प्रयोग हुआ था, दुर्धंस हुआ था, उसी को चित्रित करती है, उसी को जो है दिखाना का जो है अज्ञेय जी ने प्रयत्न किया है। इस कविता के रचनाकार अज्ञेय जी हैं। चलिए हम लोग अगले जो कविता है उसको देखते हैं। 8वां अध्याय है, एक वृक्ष की हत्या। कुंवर नारायण इस कविता के रचनाकार हैं। आपको जो रचना है और रचनाकार हैं उसको जो है आपको ध्यान में रखना होगा ताकि आपका जो है अच्छा से एग्जाम में प्रश्न बन सके। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि कवि और उनका रचना से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। कुंवर नारायण का जन्म 1927 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी रचना है चक्रव्यूह, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, आकारों के आसपास आदि। 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक वृक्ष की हत्या जो है पहला बंद देख लेते हैं। अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पे तैनात। यानी कवि जो है पेड़ की महत्ता को स्थापित करते हैं कि अबरी जब हम पहुँचे थे घर गांव तो वो चौकीदार वृक्ष नहीं था जो दरवाजे पे तैनात रहता था। अंतिम बंद है, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। यानी देखिए कितना बड़ा तंज किया जा रहा है कवि के द्वारा। कुंवर नारायण जो है तंज कसते हैं मनुष्य की जो है प्रवृत्ति पर, जो भौतिकवादी में पेड़ को जो काटे जा रहे हैं, जंगल को मरुस्थल बना रहे हैं और मनुष्य को जंगल बना रहे हैं। जंगल मतलब सभ्यता विहीन, संस्कृति विहीन, उसी का जो है यहाँ चित्रण किया गया है। इस कविता में तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती यह कविता आज के समय की अपरिहार्य चिंताओं और संवेदनाओं का रचनात्मक अभिलेख है। यह कविता कुंवर नारायण के कविता संग्रह इन दिनों से लिया गया है। यानी हम लोग के पास समय बहुत कम है, वरना ये कविता को हम लोग पढ़ते तो लगभग 2 से 4 घंटा एक कविता पे बहस कर सकते थे। तो आप लोग जो हैं उनके पास समय नहीं है क्योंकि इस परीक्षा नज़दीक है, तो हम लोग जो है परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। आगे जब समय मिलेगा तो ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ये जो कविता है एक पेड़ की हत्या, उसके रचनाकार कुंवर नारायण है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। 9वां अध्याय है हमारी नींद। हमारी नींद जो समकालीन कवि बीरेन्द्र डंगवार की रचना है, जिनका जन्म 1947 में कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं इसी दुनिया में आदि। इन्हें जो है दुष्ट चक्र में श्रेष्ठा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और यहाँ जो हमारी नींद कविता दिया गया है उसी संग्रह से दिया गया है, दुष्चक्र में श्रेष्ठा। तो यहाँ नींद से मतलब क्या है आप खुद देख लीजिए, किसको जो है तंज कसा है किस पे कवि ने। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे, अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंहों से धकेलना शुरू की, बीज की फूली हुई छत भीतर से। ये जो है पहला पाठ है। आप अगर पूरा कविता पढ़ना चाहते हैं तो नेट पे जो है कविता का शीर्षक डाल दीजिएगा तो गूगल पे आपका जो है पूरा कविता आ जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरे पास समय नहीं है आप लोगों को विस्तार में पढ़ाने के लिए, हम लोग है जल्दी से चीज़ें को ख़त्म करके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे ताकि परीक्षा में हम लोग अच्छे ढंग से तैयार होकर बैठ सकें। क्योंकि एग्ज़ाम जो है दिसंबर के दूसरे वीक में होने की संभावना है, तो आप लोगों के पास समय भी बहुत कम है, इसीलिए मैंने एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ चीज़ें को समाहित किया गया है।
आप अगर 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं या 9 to 10 का या 11 to 12 का, सभी के लिए ये जो है वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि रचनाकार वही हैं जो आपके रचना में लगे हुए हैं। तो उनकी रचनाओं से अगर वाकिफ़ आप हो जाइएगा तो हार्ड क्वेश्चन भी पूछेगा तो आप लोग आंसर आसान से दे सकते हैं। तो सभी के लिए ये जो अध्याय है, ये जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में जो है सुदृढ़ और तटस्थ होकर परीक्षा दे सकें। अंतिम जो बंद है, और रोग भी हैं कई रोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार, ये जो है अंतिम बंद है। इस कविता में सुविधाभोगी, आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती यह कविता है। यानी ये जो कविता है सुविधाभोगी भौतिकवादी जो रूपों में पड़ने वाले लोग हैं उसी पे तंज कसता है। ये इसके रचनाकार वीरेन डंगवार हैं। कवि से संबंधित जो बातें हैं उसको 1-2 बार आपको देख लेनी चाहिए ताकि चीज़ें जो है समझ में आ जाए। विकल्प के आधार पे आप जो है प्रश्नों को सही जवाब दे पाएँ। और आपसे निवेदन है कि आप को जो नोट्स दिया गया है उसका अच्छे से अध्ययन करें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। आप जब आगे बढ़ते हैं तो हमें खुशी होती है, आपका जब रिजल्ट होगा तो हमें दुगना खुशी होगा। उस वक्त हम ज़्यादा जो है खुश नज़र आएंगे कि आपका रिजल्ट हो गया, हमारा मेहनत रंग लाया, क्योंकि हम आपके लिए जो है मेहनत करते हैं ताकि आप अच्छे जो है रिजल्ट कर सकें। 10वां जो है कविता है अक्षर ज्ञान। इसके जो है लेखक परिचय में अनामिका इनकी रचनाकार है, जिनका जो 1961 में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। बिहार के रचनाकारों पे जो है एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। इनकी रचना है गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर आदि। 1990 ईस्वी में इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। प्रस्तुत कविता कवि ने कहा से ली गई है। ज्ञान अक्षर चौखट में नहीं अटता बेटे का कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा, पंक्ति से उतर जाता है उसका खा। ये जो अक्षर ज्ञान से संबंधित ये कविता है, इसमें बच्चों को जो है शिक्षण प्रक्रिया पे जो है कविता लिखे हैं। अंतिम पंक्ति अंतिम जो बंद है उसमें लिखा गया है, माँ बेटे सधते नहीं उससे और उन्हें लिख देने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू ही है शायद प्रथम अक्षर सृष्टि की विकास की कथा के। प्रस्तुत कविता में बच्चों के अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया के कौतुकपूर्ण वर्णन चित्रण द्वारा कवित्री गंभीर आशय कर देती है। यानी इसमें जो है बच्चों को जो है प्रथम बार जब पढ़ाया जाता है तो उसी से संबंधित ये चित्रण कवि करते हैं। अगला जो अध्याय है लौट कर आऊँगा फिर 11वां अध्याय है। इसके जो है रचनाकार जीवनानंद दास है, जिनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। सड़क दुर्घटना में 1954 में इनका निधन हो गया। ये मूलतः बंगाल यानी बंगला भाषा के कवि हैं। प्रमुख रचनाएं झरा पारक, धूसर पांडुलिपि, बनरत्ता सेन, बेरा अरबेरा कारबेरा आदि। ये जो रचना है वो लौट कर आऊँगा फिर, इसके जो है भाषांतरित करने वाले जीवानंद दास की कविता जो है प्रस्तुत किया गया है। इसको जो है प्रयाग शुक्र ने अनुवाद किया है। ये चीज़ें पूछा जा सकता है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता को किसने भाषा अंतरण किया है, तो प्रयाग शुक्र इसके आंसर हो जाएंगे। तो चलिए कविता की कुछ झलक हम लोग देखते हैं। मैंने यहाँ कविता का जो है पूरी कविता ना देकर कुछ झलक दिखाने का प्रयास किया हूँ ताकि आप लोग कविता से वाकिफ़ हो जाएं और अगर मन करे तो इस कविता को गूगल से पढ़ सकें। तो चलिए देखते हैं लौट कर आऊँगा फिर। खेत है जहाँ धान के बहती नदी के किनारे फिर आऊँगा लौट कर, एक दिन बंगाल में नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब होऊंगा अबाबीर, या फिर कौआ उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर जा, कोहरे के पड़ने से कटहर की छाया तक भरता पेंग आऊँगा एक दिन। लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना। यानी देखिए कितनी बड़ी कल्पना यहाँ कवि कर रहे हैं कि एक दिन लौट कर आऊँगा। अंत में जब कहते हैं कि जब सारस शाम को जब आएगा अंधेरा में तो उन्हीं के बीच में लौट कर आऊँगा, यानी कवि का जो अप्रतिम जो कल्पना है यहाँ अपने देश के से जो है मातृभूमि से जो लगाव है, उससे प्रेम है, उसी को यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। बंगाल अपने नैसर्गिक जो सम्मोहक तथा चुनिंदा चित्रों में संकेतित रूप से कवि ने जो है विन्यास या नस्बत जीवन के बाद भी बंगाल से उनका जो मातृभूमि से प्रेम है उसको यहाँ जीवनानंद दास ने दिखाने का प्रयास किया है कि मैं लौट कर आऊँगा पुनः
सारस के जो बीच में अंधेरे जब होगा तब आएगा, तो उसके बीच में मैं आऊँगा, देखना तुम। यानी कल्पना जो है अपने मातृभूमि से लगाव का यहाँ किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कविता है जिसका अनुवाद प्रयाग शुक्ल ने किया है। चलिए अगला जो अध्याय है उसको देखते हैं। ये जो है इस वीडियो का अंतिम यानी आपके बिहार बुक में जो लगा हुआ कविता है, मेरे बिना तुम प्रभु, 12वां कविता है, 12वां अध्याय है। तो इसके रचनाकार जो हैं रेनर मारिया सिरके हैं, जिनका जन्म ऑस्ट्रिया यानी अब जर्मनी में हुआ था, अब जर्मनी में हो गया है वो। इनका निधन 1926 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचना है लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस सेक्रीफाइस आदि। प्रसिद्ध हिंदी कवि धर्मवीर भारती द्वारा इसका जो है भाषांतरित यानी अनुवाद किया गया है, जो आपके सामने देशांतर जो उनकी भाषांतरण कविता है, भाषांतरित संकलन कविता का है, उसी से लिया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस पुस्तक से लिया गया है, तो देशांतर हो जाएगा, जो धर्मवीर भारती का अनुवाद संग्रह है। तो इस कविता को हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम लोग सारे चीज़ों को देखेंगे, एक भी चीज़ नहीं छोड़ने वाले हैं। कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वो देखते हैं, क्योंकि हम लोगों को तैयारी अच्छे ढंग से करना है। सिलेबस विभाग नहीं दिया है, तो हम लोग सभी चीज़ों को देखेंगे ताकि प्रश्नों को जो है अच्छे से हम लोग आंसर कर सकें। मेरे बिना तुम प्रभु, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा, प्रभु जब तुम क्या करोगे, जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। ये पहला बंद है। अंतिम बंद है, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुरने का सुख, प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। यानी कवि ने यहाँ एक दूसरे का जो अनुनाश्रय संबंध है प्रभु और भक्त का, उसी को चित्रण किया है। क्योंकि भगवान जो है अपने भक्त के बिना एकाकी और निरुपाय हो जाते हैं, क्योंकि जब भक्त नहीं है तो भगवान क्या करेंगे। यानी भक्त पे ही भगवान जो है निर्भर करते हैं। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पे निर्भर है। प्रेम के धरातल पर अत्यंत पावनतापूर्वक इस कविता में सत्य को अभिव्यक्त किया गया है। यानी भगवान और उसके भक्त जो हैं दोनों में एक दूसरे में कैसा संबंध है, उसी को कवि ने दिखाने का प्रयास किया है। तो इसके रचनाकार रेनर मारिया सिरके हैं और अनुवादक जो हैं धर्मवीर भारती हैं। तो ये चीज़ें को आपको ध्यान में रखना होगा। अब जो है इससे संबंधित MCQ है, उसको हम लोग देखते हैं, ताकि परीक्षा में किस तरीक़ा से प्रश्न पूछा जाएगा हम लोग देख सकें। तो पहला प्रश्न है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी को ऐसा दावा करने वाला ब्रज का दूसरा कवि नहीं हुआ। उपयुक्त पंक्ति रामचंद्र शुक्ल ने किसके संबंध में कहा है या किया है। तो इसका जो रचनाकार हैं आपको बताना है कि रचनाकार ने जो है इस पंक्ति किसके लिए प्रयोग किया है। विकल्प आपके सामने है। इस बार 4 विकल्प रहेगा और नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार मैंने 4 विकल्पों को बनाया है, तो आप लोग जो है सही उत्तर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। घनानंद के लिए जो है प्रयोग किए हैं रामचंद्र शुक्ल। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरुभय नहीं, कंचन माटी जाने। उपयुक्त पंक्ति किसकी है आपको बताना है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं। विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो आप लोगों को जो है भक्तिकार में ये पंक्ति को बताया गया था कि ये जो है विकल्प ख हो जाएगा, गुरु नानक की पंक्ति है। चलिए अगला जो है MCQ देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, आनंद कादम्बनी पत्रिका के रचनाकार आनंद कादम्बनी जो पत्रिका उसके संपादक कौन है। यहाँ संपादक होगा, टाइपिंग मिस्टेक हुआ, इसे PDF में सुधार दिया जाएगा। आदम जो कादम्बनी पत्रिका है उसके संपादक कौन है, किससे उनका संबंध है, ये चीज़ों को आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। बद्रीनारायण चौधरी आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। घनानंद की ये पंक्तियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। आंसू जो है पंत की नहीं है, प्रसाद की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। छठा प्रश्न है,
खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आचर। उपयुक्त पंक्ति किस छायावादी रचनाकार की है? आपको बताना है ये पंक्तियां जो है किस छायावादी रचनाकार की हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत की ये पंक्तियां है भारत माता ग्राम वासनी कविता की। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 7वां प्रश्न है, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख होगा। रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता है उसी से दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जनतंत्र का जो कविता है उससे दिया गया था। 8वां प्रश्न है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। उपयुक्त पंक्ति किस कविता से दी गई है? मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? यानी किस उपयुक्त पंक्तियाँ जो है किस कविता से दी गई है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। हिरोशिमा कविता जो अज्ञेय की है उसी से दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, कुंवर नारायण को कब भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुंवर नारायण को कब जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तब इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। 2005 में सम्मानित किया गया था। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, बीरेन डंगवार को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? बीरेन डंगवार को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। दुष्ट चक्र में श्रेष्ठा पुस्तक के लिए दिया गया था। तो ये महत्वपूर्ण एमसीक्यू और टॉपिक जो बिहार बोर्ड के 10वां पुस्तक में कविता लगा गया हुआ था उससे संबंधित जो था मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि ये जो चीज़ है आपको परीक्षा में अच्छी जो है भूमिका निभाएगी, आपकी तैयारी में श्री वृद्धि करेगी। तो आप लोग इसे 2-4 बार देखिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। और आप लोग जो है इसे देख करके जो है 2-4 बार अभ्यास कीजिए प्रश्नों को और जो नोट्स दिया गया है उसका अच्छे से रिवीजन कीजिए क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। अगर आपको अपने ज़िंदगी में या जीवन में खुशी और जो है उदास चाहिए तो आपको 20 से 25 दिन अपने आप को जो है तैयारी में झोंक देना होगा क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। तो आप लोग अपने आप को जो है तैयारी में लगा दीजिए, अपने आप को जो है 25 दिन समर्पित कर दीजिए तैयारी में। सारे जो समस्याएं हैं काम है उसको जो है साइड करके आप लोग तैयारी में लगे रहें क्योंकि 20 दिन की मेहनत में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और यही 20 दिन आपको जो है मेहनत करना है। उसके बाद आप लोग लगभग 20 से 25 साल आराम की ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इज्जत जो है बढ़ेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि 20-25 दिन जो है मेहनत कीजिए और अपने जीवन को आनंदमय और खुशमय बनाइए क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलता और प्रतिष्ठा समाज में नहीं मिलता है दोबारा। अगर आप लोग जो है एक जॉब देते हैं तो समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी क्योंकि बिहार की समाज की यही संस्कृति है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग मेहनत कीजिए क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। अगर जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं और PDF पाना चाहते हैं तो 249 रुपया का जो है मेरे नंबर पे यानी 72 61 81 53 07 मेरा नंबर है। इस पे आप लोग 249 रुपया का जो है पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि मैं आपके उसी व्हाट्सएप पे PDF जो है उपलब्ध करवा सकूं। तो जो नहीं अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाए हैं 249 रुपया मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे फ़ोनपे या गूगल पे या पेटीएम करके पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा दें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें एक दुगना उत्साह और जो है मोटिवेशन मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।
चैनल को देखते रहिए, तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि आपके लिए हम लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी मेहनत करना चाहिए। मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।